ये कहना चाहिए विकास जी, 1 मिनट विकास जी, 1 मिनट, हम खत्म नहीं किए। एक मिनट, हाँ नहीं, हम आपका बात से सहमत है, ठीक है, वो 200 साल पहले चल रहा है। पाना है जिसके माँ को कभी स्तन ढाकने के लिए उसका स्तन काट देता था, अब तो खुले बच्चे को पानी पीने के लिए मार देता है, जिसका भाई अगर कल के डेट में घोड़ा पे चढ़ेगा बराती निकालने से पहले उसको मार दिया जाएगा। अब तो उनको खुलेआम कहा जा रहा है, आपको आजादी है, अब कहा जा रहा है। अब कब कल है वाला जब हुआ था तो आप क्या बोले थे कि बिहार का मजदूर खुद चाहते हैं दूसरे के शहरों में मजदूरी करना, खुद वो जाते हैं, जब उनको लात मार के भगा दिया जाता है, लेकिन फिर जब उनके लिए एसी वाली बस आती है तो लद कर वो खुद जाते हैं। लेबर मजदूरा क्योंकि जितना लेबर मजदूरा जाता है उस सब का ठेकेदार ब्राह्मण भूमियार आती फॉरवर्ड क्लास के होगा। हम लिख के दे रहे हैं, जात का नाम खुल के ले रहे हैं। जब वो जान मानसिक गुलामी है यार, नहीं दिया, लेकिन अधिकार मांगना हमारा अधिकार, हम मांगे तो मांगा ही ना जा रहा है जी। अधिकार कैसे मांगिएगा? कहाँ मांग रहे, तो जा रहे हैं, वो तो चले नहीं तो है अधिकार मांगने का तरीका। कैसे बदल जाएगा ये? आरएसएस पूरे देश के लिए हिंदुत्व का रक्षाधारी बनता है, पर उठा के देखिए कि आरएसएस के पैनल में के गो है एससी एसटी का बैठा हुआ, के गो है ओबीसी के सब ब्राह्मण है। तो आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इकलौती लड़की फील्ड में ऐसी मिलती है खुशबू लाइव लॉन्ग से, जो प्रखरता से, चाहे भोजपुरी सेगमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे किसी और भी मसले पे बात हो, और सबसे ज़रूरी कि इकलौती लड़की जो पटना से तमिलनाडु चल के गई थी भाई सच दिखाने। ये मेरे जाने के 2 दिन बाद गई थी, मतलब जब मेरा वीडियो पब्लिश हो गया था तब ये यहाँ से निकली थी। इसको व्यूज़ का खेल नहीं पसंद है, इसीलिए इसको पता था कि विकास जी का न्यूज़ आ गया, इसके बाद भी गई, क्योंकि इसको सच देखना था, तमिलनाडु के अपने लोगों को देखना था, तो ये देखने गई। और इसके लिए इसको सैल्यूट है कि ख़त्म हो जाए। जहर जहर को काटता है, इतना बढ़ा दो कि खत्म हो जाए, हर किसी के अंदर जातिवाद झोंक दो। जब कल तक ब्राह्मण जो जैसे कि खबर चल रहा है ना, कि हम देखो बुरा लग जाएगा, पर हम फिर सच्चाई बोल देते हैं कि तुम जो बोल रही थी ना कि नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए बातचीत करेंगे बिहार में चल रहे जातीय जनगणना को लेकर। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लहर काफ़ी दौड़ चुकी है और सारे लोगों को अपना अपना कोड अब तक पता चल गया होगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल उभरता हुआ सामने आ रहा है। सवाल ये है कि आखिर जातीय जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो लगातार जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपोज मीडिया के विकास राज हैं बातचीत करने के लिए, और ये पहले एक ऐसे पत्रकार हैं जो खुलेआम कहते हैं कि हाँ हम यादव हैं और यादवों का समर्थन हम करेंगे। जानते हैं कि आखिर जातीय जनगणना को लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी। हम यादव हैं, हम खुलेआम कहते हैं, पर ये भी नहीं कहते कि हम यादवों का समर्थन करेंगे। देखिए, यादव का समर्थन नहीं करेंगे, जहाँ पे यादवों को ज़बरदस्ती गलत बनाया जाएगा ना, वहाँ पे हम सही बात बताएंगे। हम ये बोलते हैं, क्योंकि हमेशा से यहाँ पे जब जातीय जनगणना की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है और हमारा भारत एक ऐसा देश है जो जाति आधारित नींव पे खड़ा है। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारा देश ही जाति के नींव पे है। अगर इस जात को हटा देंगे हमारे देश से, तो हमारा देश का जो डेमोक्रेटिक पार्ट है, जो नेताजी लोग राजनीतिक जिस जगह पे करते हैं, वो धरातल पे मिट जाएगा, वो कहानी, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम विकास राज यादव है, तो मेरे हिसाब से ये सबको कहना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा नाम विकास राज, जैसे मेरे पापा का नाम है, जैसे मेरी माताजी का नाम है, जैसे मेरा आइडेंटिफिकेशन है, वैसे मेरा जात मेरा आइडेंटिफिकेशन है। तो अपना पहचान थोड़े छुपाने का चीज़ होता है, अपना पहचान बताने का चीज़ होता है। हम अपना पहचान बताते हैं। चलिए, जातीय जनगणना को लेकर हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, जातीय जनगणना कितना सही और कितना गलत, क्योंकि लोग 2 पक्षों में बंट चुके हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना वाकई बहुत अच्छा हो रहा है बिहार में, 500 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी लगा भी रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी मौजूद हैं जो लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरा राय यही है कि जो लोग समर्थन में हैं वो तो ठीक है, और जो समर्थन में नहीं है उनको एक बार जाके जातीय जनगणना को पढ़ना चाहिए। जातीय जनगणना हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, ये बात जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, तब तक फिर वही अंधभक्तों वाला और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान ला के देते रहेंगे। तो हम उनके ज्ञानों का खंडन करते हैं, क्योंकि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं रखते हैं। जातीय जनगणना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और यही वजह है कि 1931 में भी जातीय जनगणना हुआ, 1941 में भी हुआ, और इस देश में हर 10 साल पे जनगणना होता है, जिसमें SC ST को गिना जाता है, आदिवासियों को गिना जाता है, पर OBC और जनरल को नहीं गिना जाता है।
तो यहाँ पे आप नया कुछ थोड़े करने जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसको सबके साथ करना है। अब तक लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बिहार में वाकई 216 जातियां मौजूद है। जिस प्रकार से कोड आया है, हमको लगता है जब से ये शुरू हुआ है लोगों को पता चल चुका है कि बिहार में इतनी जातियां हैं। एक और सरकार ये भी कहती है कि हम लोगों को जातिवाद के नज़र से नहीं देखते हैं, जातिवाद करना उचित नहीं है। तो जातिवाद जातीय जनगणना भी तो कहीं ना कहीं जातिवाद, पता चलेगा लोगों को कि जातिवाद कौन से कितने जात के हैं। तो फिर ये सही कैसे साबित होगा, ये बताइए। तो ये गलत भी कैसे है? मतलब साबित कर देना गलत कहाँ से है? अगर हम विकास राज हैं तो इसको सही करना या कहना, इसमें गलत क्या है? क्या हम खुशबू राय हो जाएंगे? नहीं। हम विकास राज ही रहेंगे, हम कहें या नहीं कहें। तो कहना गलत कहाँ से है? अगर आप खुशबू राय हैं तो आप कहेंगी। लेकिन तकलीफ़ किनको है? आपका जो सवाल है, तकलीफ़ उनको है जिनको पता है कि जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो जिनके हक को हम मार के बैठे हैं, जिनके अधिकार पे हम कुंडली मार के बैठे हैं सांप के जैसा और फनकार रहे हैं बैठ के जातीय जनगणना पे, ये फन कुचल दिया जाएगा। तो ये फन को कुचलने के डर से कि जब फन कुचला जाएगा तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। जाति को लेकर कैटेगरी में ऑलरेडी बांटा जा चुका है, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, 5-6 ऐसे चीज़ हैं जिसमें ऑलरेडी बांटा जा चुका है और उसके अकॉर्डिंग आरक्षण भी निर्धारित कर दिया गया है। और हमें लगता है कि उस आरक्षण का फायदा भी हुआ है, जिसकी वजह से पहले एससी, एसटी जो निचले जाति के जो लोग हैं वो बहुत कम दिखते थे हर फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से आज की डेट में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पहले के कंपेयर में, पहले के कंपेयर में। बिल्कुल। अरे तो फिर जातीय जनगणना की बहुत बड़ा बात आप बोल रही हैं। अगर आप ऐसा बोल रही हैं कि आपको हर जगह ओबीसी दिखते हैं तो ये बहुत बड़ा बात बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक आध गो जज का नाम बताइए जो ओबीसी से हैं, बताइए। तो ठीक है, जो पहले से कार्य, एक मिनट विकास जी, एक मिनट, जो पहले से कार्यरत है मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। आरक्षण आने के बाद जिसमें एलिजिबिलिटी थी, आरक्षण कहाँ से दिया? हमारे संविधान में, हमारे कानून संविधान में दिया गया था, ठीक है, लेकिन उस पर जोड़ कब दिया गया? इधर कुछ पिछले दशकों से थोड़ा सा बता देते हैं। 1951 के जो जातीय जनगणना 1951 में जो हुआ था, जिसके 1 साल पहले 1950 में संविधान लिख दिया जा चुका था, उसी संविधान में SC ST को आरक्षण देने की बात कही गई थी। आरक्षण मिला भी। 1951 में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें SC ST को गिना गया, OBC को नहीं गिना गया। आप आरक्षण दिए OBC को? नहीं दिए, वहाँ पे भेदभाव कर दिए। कहिएगा तो आरक्षण तो मिला। तो एक बात बताइए कि जिसको 1990 में आरक्षण मिल गया, 1992 में आरक्षण मिल गया और जिसको 2006 में आरक्षण मिला, तो दोनों में आगे कौन रहेगा? एक SC ST जिसको 10 साल 15 साल पहले मिल जाता है, 20 साल पहले मिल जाता है आरक्षण, और एक जिसको 10 साल 15 साल बाद मिलता है। मतलब एक कैटेगरी तो आपका 15 साल पीछे ऐसे ही चला गया। इसी तरह से अब सबसे पहले जो आप बात बोली हैं कि जातीय आरक्षण या जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, समझिएगा। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, किसी जिला पे, किसी जिला के चाय दुकान पे चाय पीजिए, चाय पीते पीते 4 लोगों से बहस कीजिए जाति पे। अगर वो चारों लोग बोलते हैं कि गुप्ता या अग्रवाल हैं तो समझ जाइएगा वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। लेकिन वही गुप्ता और अग्रवाल हमारे बिहार में पिछड़ा जाति में आ जाते हैं, OBC में आ जाते हैं। क्यों? जाट और जाटों की बात कर ले, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और राजस्थान में यही चीज़ लागू होता है। कहीं पे वो सामान्य में आ जाते हैं, कहीं पे SC ST में, इसमें OBC में आ जाते हैं। क्यों? जातीय जनगणना करने से इसमें क्या फर्क आ जाएगा? आइए बता रहे हैं कि क्या फायदा मिल जाएगा, नुकसान क्या हो जाएगा। नुकसान एक तरफ से ठीक है, जातीय जनगणना हो रही है, इससे पता चल जाएगा कि इस जाति के इतने लोग हैं, पहली बात पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता रहेगा कि ऐसे भी पता, मतलब जिस हिसाब से मैंने कहा अभी जनरल 12-15% है कैटेगरी के हिसाब से, अभी भी लोगों को पता है कि यहाँ पे इस राज्य, अगर मैं बिहारी की बात कर लूँ तो लोगों को पता है कि बिहार में इतने प्रतिशत यह कैटेगरी है। कल को ये होगा कि उन्हें ये पता चल जाएगा कि इतना प्रतिशत हमारी जाति के लोग। जब आप ओपनिंग दे रही थी तो एगो बात बोली थी कि इस बिहार को ये नहीं पता था कि टोटल कितना जात है। कितना जात बताई थी अभी आप? 216 अभी कोड मिला उसके हिसाब, मतलब 216 जात नहीं पता था ना किसी को, आज पता चला ना। तो जब आपको यही नहीं पता है कि बिहार में जाति कितना था, तो जातीय जनगणना का जो सबसे पहला पहलू जहां शुरुआत हुआ, जहां जातियों का कोड दिया गया, वहीं पे लोग इस असमंजस में फंस गए कि 216 जात है। फंस गए ना अभी पहला दफ़ा जाने। तो सोचिए कि जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो इस तरह का कितना रहस्यमय बात, जातीय मानसिकता भी तो आ जाइए। अभी नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है, अभी कम हो रही है। और ज़्यादा ललुआ बोलने वाले कौन लोग हैं? किसको प्रभावित किया भाई? कभी आप सुनी कि जगन्नाथ मिश्रा को कोई जगन्नाथवा बोल दे?
नहीं। कभी सुनी कि गिरिराज सिंह को गिरिराजवा बोल दे? तो एक मिनट, यहीं पे प्रभावित होता है। अगर आप जाति की प्रभावित करने की बात करती हैं तो आज नहीं कीजिए, चलिए पूर्व में हम आपको लेके चलते हैं। मास्टर डिग्री धारक है ना लालू यादव, आज भी वो लोग इनको अनपढ़ बनाने में लगे रहते हैं कि अनपढ़ है ना। तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बनाते हैं ये लोग। उमा भारती का नाम लेंगे, तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री रही थी उनका नाम लेंगे, छठा पढ़ी हुई थी। कई ऐसे उदाहरण से भरा पड़ा है हमारा बिहार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के सीएम मांगे उनसे सर्टिफिकेट तो उन पे नोटिस निकल गया। काहे भाई? कौन है जो ये तय करते हैं कि कब किस पे आधारित होगा? चित भी आपका, पट भी आपका। आप ही ऊपर बैठ के ये तय करेंगे कि नीचे वाले को नुकसान क्या हो रहा है? ऐसे कैसे संभव है? फायदा क्या मिल जाएगा ये बता रहे। फायदा क्या नहीं, पहले आप आइए जातीय जनगणना पे ही हम ये आपको रखेंगे, नुकसान फायदा पे हम ले चलते हैं। आप एक महिला हैं, हालांकि ये बात हम ऑन कैमरा अगर बोल देते हैं कि एक महिला रोटी बनाएंगी तो बोलिएगा कि विकास राज के दिमाग में यही साइकोलॉजी चलता है कि एक महिला खाली रोटियाँ बनाने के काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोटी बनाना जानती हैं ना? अगर आपको हम बोल दें कि हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उन सब के लिए रोटी बना के लाइए, तो आप कितना रोटी बना के लाएंगी कि सबका पेट भर जाएगा? तो मैं जितने लोग होंगे मैं उनके हिसाब से रोटी बना के लाऊंगी। क्यों? फिर आप लोगों से आप भेदभाव क्यों करेंगी? क्योंकि आपको तो रोटी बनाना है, सबके लिए बनाएंगी। तो लोगों की गिनती तो ऑलरेडी पहले से हो रही है ना, जनगणना तो हो ही रही है कि लोग कितने हैं। यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि जातीय जनगणना कितने हैं। आपने एग्जाम्पल दिया रोटी बनाने की, तो ठीक है जितने लोग हमारे पास हैं। समझ गई ना कि गिनना जरूरी है, आप समझ गई। उसमें से अच्छा मेरे सबकी गिनती नहीं हुई ना खुशबू जी, सबकी गिनती नहीं हुई 1951 के बाद। कैसे नहीं हुआ? गिनती हुआ तभी पता चला ना कि इतने प्रतिशत जनरल हैं, इतने प्रतिशत ओबीसी हैं, इतने प्रतिशत कि ये 1931 और 1941 के जनगणना को आधार बनाते हुए ये डाटा लाया गया है। आप इतिहास सुनिए ना। तो वो जनगणना से भी तो पॉसिबल है। आप जनगणना का हमसे इतिहास सब सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जनगणना 1931 में हुआ, फिर 1941 में हुआ। 1931 और 1941 में जब जनगणना हुआ, उसके बाद 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 में जो जनगणना हुआ उससे पहले संविधान लिखा जा चुका था, देश आज़ाद हो चुका था। ठीक है, 1941 में जो जनगणना हुआ था उसका डाटा ही नहीं रखा गया किसी के सामने। ये ऑल ओवर इंडिया जानता है कि उसका डाटा नहीं है। देश भी गुलाम था। 1931 में भी तो गुलाम था, तो वो डाटा कैसे आ गया? अरे वही अंग्रेज तो 1931 में भी था, वही अंग्रेज तो 1941 में भी था। और 1941 में तो भागे के कगार पे था अंग्रेज। तब भागते भागते उसके अंदर इतना दम कहाँ से आ गया कि वो आपके साथ जो 1931 में आपका डाटा दे दिया वो 1941 में लेके भाग गया? मतलब आप कहना क्या? मैंने फर्जी बात नहीं कहना क्या चाहते? 1941 कि 1951 में जो हुआ जातीय जनगणना, उसमें जो बदलाव आया 1941 तक तो हुआ ही। अगर 1941 का डाटा रख दिया जाता तो हम कहते कि 1941 तक जातीय जनगणना हुआ, लेकिन नहीं, अब डाटा ही नहीं रखा गया तो हुआ ही नहीं। 1951 में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST को गिना गया, आदिवासियों को गिना गया, OBC को नहीं गिना गया, जनरल को नहीं गिना गया, और उसके बाद आज तक नहीं गिना गया। ये नहीं कि 1951 में नहीं गिना गया। और उसी 1951 में जो जातीय जनगणना हुआ उसी के आधार पे, और जो संविधान 1950 में भारत का लिखाया उसी आधार पे SC ST को आरक्षण मिल गया। तभी तो मंडल की लड़ाई क्यों चली? मंडल और कमंडल की लड़ाई इस देश की नींव इस देश में क्यों आया? अगर सब जब गिने ही जा रहे थे और सबको हिस्सेदारी मिल ही रहा था तो मंडल का लड़ाई कहाँ था? मंडल कमीशन क्यों आया? सुनिए, खत्म नहीं हुआ है। जब 1951 में SC ST को गिना गया, OBC को नहीं गिना गया, उसके बाद OBC ने इसका विरोध किया। OBC ने जब विरोध किया, ये विरोध काफ़ी लंबा चला। 1978 में जब मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने और जनता दल इस देश पर रूल कर रही थी, तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। और उस पिछड़ा आयोग के गठन की जिम्मेदारी और अध्यक्षता BP मंडल जी को दिया गया। जब BP मंडल 1980 में OBC का डाटा जब सरकार के समक्ष रखते हैं तो वो कहते हैं कि 52% OBC हैं, और उसी 52% OBC के तर्ज पे उन्होंने 27% आरक्षण की मांग कर दी। वहीं से मंडल की लड़ाई शुरू होती है, मंडल कमीशन की। जब 1980 में रिपोर्ट रखा गया, जो मोरारजी देसाई ने BP मंडल को यह अधिकार दिया था, दुर्भाग्य हम लोगों का, या दुर्भाग्य उन तमाम OBC वालों का कि मोरारजी देसाई के सामने वो रिपोर्ट जाती, उससे पहले मोरारजी देसाई सत्ता से जा चुके थे। तब
तब बीपी मंडल ने जो रिपोर्ट सौंपा और जो उस रिपोर्ट में 27% आरक्षण की मांग कर दी ओबीसी के लिए, उस रिपोर्ट को 9 साल तक सरकार ने दबा के रखा। और जब 1990 में 80 के बाद जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी, तब उस वीपी सिंह की सरकार में यह फैसला लिया गया कि बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी, जिसको 9 साल तक दबा के रखा गया, याद कीजिएगा 9 साल तक दबा के रखा गया ओबीसी के काउंटिंग को। हम ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओबीसी वाले जाग जाएं, एससी एसटी दलित जाग जाएं, आदिवासी जाग जाएं कि उनके अधिकार को कौन खा रहा था। जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी, उन्होंने लागू कर दिया मंडल कमीशन, मतलब 27% आरक्षण की मांग को लागू कर दिया। तो यही लोग जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है ना, इन्हीं लोगों के पेट में उस समय भी मरोड़े उठे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया था, साथ ही इस पूरे देश ने एक हिंसात्मक रूप का दृश्य देखा था। हर तरफ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और नाम दिया रहा था कि मंडल कमीशन के विरोध में। कौन थे जो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे? वही लोग जो आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 500 करोड़ बेकार में खर्चा कर रहे हैं। आगे सुनिए, जब 1990 में आरक्षण लागू किया गया, यही लोग सुप्रीम कोर्ट में फैसला को लेकर पहुंचे, तब इंदिरा साहनी उस समय थी 1992 में। इंदिरा साहनी जी ने ऐतिहासिक फैसला इस देश को दिया कि आरक्षण सही है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उस 52% भागीदारी के आधार पे जो बीपी मंडल ने रिपोर्ट सौंपा, उसके आधार पे जब इंदिरा साहनी ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि 27% की आरक्षण मिलेगी, लेकिन ओवरऑल में 50% के अंदर ही, पूरे देश ने इसको स्वीकारा। उसके बाद अर्जुन सिंह 2006 में, जो आप 2006 की बात की, वो मंडल कमीशन में आरक्षण नहीं आया था खुशबू जी, वो मंडल कमीशन पार्ट 2 था जो अर्जुन सिंह ने लाया था। और उस समय ये बात कहा गया कि जो आरक्षण सिर्फ सरकारी चीज़ों में मिल रहा था, सरकारी लाभ मिल रहा था, उस चीज़ को शैक्षणिक डिपार्टमेंट में भी, शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किया जाए। उसके बाद IIM, IIT, तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम मेडिकल कॉलेज में जो आज आप ओबीसी का आरक्षण देखते हैं, ये अर्जुन सिंह का देन है। ठीक है, तब भी पेट में दर्द हुआ, सुनिए। उसके बाद आज तक भी नहीं गिना गया ओबीसी को, मतलब तो 31। अगर नहीं गिना गया तो ये पता कैसे चला कि 52% ओबीसी है? बिना गिनती के कैसे पॉसिबल है कि ये पता चले? 1951 में एक स्पेशल पिछड़ा आयोग बनाया गया। आप समझिए, क्या 10 साल में किसी और ने सरकार नहीं संभाला इस देश का? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उसी दरमियान में सरकार में थे, उसी दरमियान थे। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ लोग, सरकार में जो केंद्र में बैठा है, वो नहीं चाहता है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि जिसके सरकार में जातीय जनगणना होगा उसका सरकार गिर जाएगा। ये बात तय है, जिसके सरकार में जातीय जनगणना होगा उसका सरकार जाना तय है। अगर कांग्रेस करवाएगी तो कांग्रेस सत्ता से हटेगा, और अगर बीजेपी कराएगा तो बीजेपी हटेगा। नहीं तो अब तो जब अधिकार मिल ही गया है बनने का, उस जगह जाने का, तो फिर इससे लाभ क्या हो? कौन अधिकार दे दिया? हर जगह, हर फील्ड में, मतलब किसी, अगर राजनीतिक फील्ड में आप देख लीजिए, राजनीतिक फील्ड में हर कास्ट के लोग हिस्सेदारी फील्ड में, अगर राजनीतिक फील्ड में अगर हिस्सेदारी देखना है तो जाके पूना पैक्ट पढ़िए ना मैडम, उसके लिए अलग है। बिहार ही की बात कर लेते हैं ना, बिहार में कर रहे हैं। अगर संविधान, अगर देश हमारा कानून से चलता है ना, बिहार बाहर थोड़े है, बिहार कोई बॉर्डर पे थोड़े भूटान, चाइना, पाकिस्तान के बसल है। कहाँ नहीं दिया जा रहा? कौन सी ऐसी जाति है जो राजनीति में भाग नहीं ले रही? चाहे वो पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, हर जाति के लोग तो बराबरी की हिस्सेदारी में अभी ले ही रहे हैं भागीदारी। तो फिर कह रहे हैं कि उसके लिए आपको पूना पैक्ट पढ़ना होगा जाके। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सिर्फ राजनीति में ही हमारा चल रहा है देश, सिर्फ राजनीति में। मेरा दिक्कत यूनिवर्सिटियों में है, मेरा दिक्कत एम्स में है, मेरा दिक्कत उन प्रशासनिक विभागों में है। आप पूछिए दिक्कत कहाँ है, बताते हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहाँ के डीन ओबीसी से आते हो। चलिए, तो वो पहले से प्रोफेसर का नाम तो आ सकते हैं ना? कितने प्रतिशत प्रोफेसर अब आ सकते हैं? अब आ नहीं सकते हैं, अब आएंगे ही, क्योंकि अब जातीय जनगणना होगा ही। नहीं होगा तो नहीं आएंगे। 2010 में 4800 करोड़ खर्चा करके, आपको पता है, जातीय जनगणना करवाया गया था। प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में सोसियो नाम का एक संगठन बनाया गया। 4800 करोड़ खर्च कांग्रेस किया। कब? जब 2010 में गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज नेता लोग जब एक तरफा आह्वान किए, जब जातीय जनगणना की आवाज़ को बुलंद किए, जब स्वर्गीय जगदेव प्रसाद बापू और बीपी मंडल और ललई सिंह के आवाज़ मजबूत करने के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाया, तब 2010 में भी जातीय जनगणना हुआ हमारे देश में 4800 करोड़ खर्च करके। पर वो रिपोर्ट भी नहीं रखा गया मैडम। तो क्यों बार बार आखिर ओबीसी के साथ ऐसा होता है कि आप गिनते हैं
आप पैसा खर्च करते हैं, आप अधिकार देने की बात करते हैं, पर करते नहीं है मैडम। क्यों नहीं गिन के बता देते हैं कि ओबीसी कितना है? क्यों नहीं बता देते हैं कि फलना यूनिवर्सिटी में इतना ओबीसी के प्रोफेसर है? जब हम बोलते हैं कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज हैं ओबीसी से परसेंटेज निकाल के मुंह पे मार देते हैं कि देखो 8 गो में 4 गो तुम लोग का है ओबीसी का, 2 गो SC ST का, 2 गो जनरल का है। काहे नहीं आप डाटा निकाल के दे देते हैं? काहे फुचका बेचने वाला SC ST से आता है? काहे आता है फुचका बेचने वाला? जब शिक्षा का समान अधिकार है, यहाँ तक कि शिक्षा के लिए नीतीश कुमार या फिर इससे पहले भी सरकारी स्कूल का व्यवस्था धीरे धीरे बहुत ज्यादा रूप से बढ़ाया गया, बहुत बढ़ गया, नहीं बहुत बढ़ गया है। देने पे जान मार देता है दलित बच्चा के, नहीं तो वो ठीक है, मटका से पानी पीने पे दलित बच्चा को आप जान मार दे रहे हैं। मानसिकता अभी भी वो मानसिकता है, लेकिन हम सरकार की बात कर रहे हैं। वो नहीं है, वो जाहिलियत है, वो उनके बाहुबलों की ताकत है। आप समझिए, ये सरकार तो दे रही है ना, सरकार नहीं है ये मानसिकता 10 लोगों का फायदा वो नहीं उठा पा रहे हैं। अगर वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे शोषित वर्ग हो चाहे निचले तबके के लोग हो, उनको भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना एक बड़े वर्ग को है। कौन रख रहा है शिक्षा से? तो वही तो हम कहते हैं कि चित भी आपका, पट भी आपका, वंचित कौन रख रहा है? दिक्कत कहाँ पे आ रही है? स्कूल बुलाते भी हैं, जनगणना होगी तभी स्कूल बुलाते भी हैं और मटका में पानी रख भी देते हैं, लेकिन पीने के बदले मार देते हैं। वो अपवाद में ना, वो हर जगह जनगणना करते भी हैं, डाटा लाते भी हैं, लेकिन देते नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह आप स्कूल में जगह देते भी हैं, दलित बच्चों को बुलाते भी हैं, पर पानी पीने से पहले मार देते हैं साहब। वो कुछ ऐसे हिस्से हैं वो हर जगह लड़ाई है, क्योंकि वो तो कुछ है, ये है, वो तो कुछ है, ये है जी। 15% में के वो कहाँ आपको मिलेगा? कुछ हर जगह मिलेगा ना। पर यही बात तो हम बोल रहे हैं कि वो कुछ आपको फुटपाथ पे सोने वाला क्यों नहीं मिलेगा? वो कुछ आपको हाथ में जो बैलून लेके बचवन घूमता है आजकल पार्क के पास, वो बचवा कुछ में क्यों नहीं आता है? वो बचवा फुटपाथ पे फुचका बेचने में क्यों नहीं आता है? उनका बच्चा GD गोयनका स्कूल में क्यों मिलता है? उनका बच्चा DY पाटिल के स्कूल में क्यों मिलता है? इसका तो और भी सॉल्यूशन था। गरीबी जिस प्रकार से बिहार में है, गरीबी पे पुरजोर ध्यान दिया जाए। जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, वैसे भी सबका हर आय का डाटा निकाला जाता है कि पूरे बिहार में कितने लोग हैं, जो कितने प्रतिशत जिनकी आय है। नहीं जाति जनगणना कौन? अच्छा तो कौन आपको? जाति जनगणना ही एकमात्र सॉल्यूशन आपको बोल दिया कि 500 करोड़ खाली जाति जनगणना पे हो रहा है खर्चा? नहीं तो वही तो हम पूछ रहे हैं। कौन बोल दिया? जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना में 500 करोड़ की लागत है, सरकार से ये डाटा है कि 500 करोड़ की लागत में जातीय जनगणना की जा रही है, तो सिर्फ जातीय जनगणना ही एकमात्र सॉल्यूशन कैसे, ये बताइए। रोटी के साथ आप भुंजिया बनाएंगी कि सब्जी बनाएंगी, इसके लिए पहले आप आदमी को गिनेंगी ना कि कितना आदमी है। 12 रोटी बनाना है तो उसके लिए 6 आलू का भुंजिया। गरीबी से भी तो जोड़ा। आप जो बोले कि सब रोड पे सोने वाले, बैलून बेचने वाले, तो गरीबी के आकलन से भी तो उनको उस तबके से ऊपर उठाया जा सकता है। तो जातीय जनगणना की क्या जरूरत है? सुनिए तो, कौन आपको बोला कि खाली जाति गिना जा रहा है? हम आप ही से पूछ रहे हैं कि कोई बोला है? बोला नहीं, जो लिखा गया सरेआम सब देख रहा है कि जातीय जनगणना बिहार में शुरू हो गया। नहीं, सरकार का भी बिल यही पास हुआ कि 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना शुरू हो गई। लिखने वाला सब वही लोग है जो कल तक समर सिंह के समर सिंह बोलता था और आज अपराधी हो गया तो समर सिंह यादव बोल रहा है। लिखने वाले वही लोग हैं जो बिहार के सबसे बड़े पत्रकार पे NSA लगाया तो सबको पेट दर्द हो रहा है। लिखने वाले कोई दूसरा थोड़े है, ये सब वही लोग हैं। केगो मीडिया है जी बिहार का चाहे देश का जिसमें SC ST और OBC का है भागीदारी? एगो का नाम बताइए तो। वेद प्रकाश जी का नाम सुनी है? कौन है? द एक्टिविस्ट चलाते हैं जो वैसे तो पत्रकार हैं। हम पत्रकार उनको क्यों बोलते हैं पता है? पूरा बिहार हो सकता है कि उनको बोलता होगा कि यूट्यूबर हैं, चाहे उनको बोलता होगा जाति विशेष के लिए पत्रकारिता करते हैं, पर हम उनको पत्रकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आउटलुक मैगजीन पे 100 चेहरों के बीच अगर बिहार का कोई सोशल मीडिया का पत्रकार अगर किसी को जगह मिला था तो वेद प्रकाश थे। आउटलुक मैगजीन पे 100 चेहरों के बीच अगर मैगजीन पे किसी का चेहरा लगा था तो बिहार का वेद प्रकाश थे। वो दलितों के पत्रकार हैं। एक सवाल और, 1 मिनट। शंभू जी का नाम सुनी है? नेशनल दस्तक चलाते हैं। कैसे नहीं है दलित में पत्रकार जी? ठीक है, 10 गो में 2 गो पढ़ल है ना, 2 गो है ना, वो पत्रकार है ना, जगह मिला ना उनको। नहीं ना, वो जगह बनाए अपना, तो और लोग भी तो बना है। अधिकार था ना, अधिकार था बनाने का, और लोग भी तो बना सकते थे। वही क्यों बनाए? क्योंकि उनमें एबिलिटी और क्वालिटी थी। बाकी लोग भी तो बना सकते, उनको रोक बांध के तो नहीं रखा गया कि तुम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते उनको? और बांधा गया ना उनको। कौन है वो लोग? एक बात बताते हैं, जब ये जो आप चर्चा की हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पूर्व में चलना होगा। पहले में वर्ण चलता था, जाति नहीं चलता था। अगर आपको इस आइडियोलॉजी को, इस शैक्षणिक आइडियोलॉजी को समझना है तो हमको आपको सदियों पीछे लेकर चलना होगा। पहले वर्ण चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, कायस्थ और शूद्र।
ब्राह्मण का काम होता था सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान देना। शूद्र का इसका काम होता था क्षत्रिय का अपना राजपाट का रखवाली करना, कायस्थ का काम होता था सभी चीज़ों को मेंटेन करना, और शूद्र का काम होता था कि जो अपना घरेलू या फिर उन लोगों का सेवा करना। ये वर्ण सिस्टम आज भी है मैडम, क्योंकि वो लोग आज भी बाहर नहीं निकले हैं ना। अब एक बात बताइए ना कि जो आज से 200 साल पहले, समझिएगा कि आप एगो हैं, एगो हम हैं। आप 200 साल पहले आपके जो माँ बाप थे वो वर्ण थे, मतलब जो ब्राह्मण वर्ण के थे, हम जो थे हम शूद्र थे। तो आपका बाल बच्चा क्या किया होगा 2 साल पहले से? वो क्या किया होगा 2 साल पहले? पढ़ाई लिखाई। अब मेरा बाल बच्चा क्या किया होगा? वो आपके बाल बच्चा का पैर धोता होगा। ये वास्तविकता था ना, वास्तविकता था। मतलब आप पढ़ने में भी सबसे आगे चली गई और हमारा जनरेशन आपके पीछे पीछे चला गया। ये आज भी प्रथा है ना। तो हम ये कहना चाह रहे, विकास जी एक मिनट, विकास जी एक मिनट, हम खत्म नहीं किए एक मिनट, हमारे नहीं, हम आपका बात से सहमत है, ठीक है। वो 200 साल पहले चल रहा था, अभी स्थितियाँ बदली, परिस्थितियाँ बदली और समय भी बदला। एक मिनट, समय भी बदला और अब लोगों को शिक्षा का भी अधिकार दिया गया, बहुत सारी चीज़ों का अधिकार दिया गया। पहले सिर्फ बनिया ही दुकानदारी करता था, लेकिन अभी एक चमार दुसाध भी दुकान खोल के बैठ सकता है और हम और आप उसके दुकान में खरीदारी करते हैं बजाबते। कहीं पे भी कोई रोक नहीं, कहीं पे कोई रोक नहीं। होटल आप देखी हैं पूरे बिहार में जिसमें लिखा हुआ है पासवान ढाबा? नहीं तो वो नहीं कल चटवा निकल गया और बाद जात के कल नहीं, ये बहुत दिनों से लगातार उनको मना किया। दिन मैडम कौन मना? किसने किया? किसने? पासवान लगा ले, कौन मोर बंधवाता था? कौन मोर बनवा के घुमाता था? पहले की बात कर ही नहीं रहे विकास राज। आज हम लोग चिल्ला चिल्ला के ये कहते हुए नजर आते हैं, नेता भी कहते नजर आ रहे हैं आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको जहाँ जो खोलना है जो करना है आपको आजादी है। फिर रोक कौन नेता कहता है? ठीक है, ओबीसी के नेता ही कहते हैं, बैकवर्ड के ही नेता कहते हैं। तो फिर इनको क्यों ये कर? अपर वाला नहीं कहेंगे जब तक लेना है हक, अपर वाला से कहवाना है। अरे हमारे घर वाला तो हमरा कहीं रहा है ना जी। तो फिर अपना अच्छा बाहर से गेस्टे नहीं आया था, हम खुद नहीं, एगो मेंबर आपके ऐसे भी हैं जो अपना अधिकार खुद नहीं लेना चाहते हैं, खुद उनको लेने का इच्छा नहीं है, जबरदस्ती हम उनको क्या करवा सकते? कहाँ से बदलाव ला पाएंगे? उनके अंदर आपको जागरूकता लानी होगी, उनको जागरूक करना होगा। आपको लगता है कि बिहार में जागरूकता लाने वाले की अब कमी है? बिल्कुल है। कैसे कमी है? बिल्कुल कमी है। बिहार के क्षुद्र इलाकों में जाकर देखिए, क्षुद्र एरिया में आप जाके देखिए। अभी के बात पे आते, तमिलनाडु वाला जब हुआ था तो आप क्या बोले थे कि बिहार का मजदूर खुद चाहते हैं दूसरे के शहरों में मजदूरी करना, खुद वो जाते हैं, जब उनको लात मार के भगा दिया जाता है, लेकिन फिर जब उनके लिए एसी वाली बस आती है तो लद कर वो खुद जाते हैं, ट्रेन में बाथरूम में बैठकर वो खुद जाते हैं। हर रोज उनसे कहा जाता है कि वही मांग वही चीज आप बिहार में रह कर करिए, तो वो नहीं करते। लेकिन वो जितना लेबर मजदूरा, क्योंकि जितना लेबर मजदूरा जाता है वो सब का ठेकेदार ब्राह्मण भूमियार आती है, फॉरवर्ड क्लास के होगा। हम लिख के दे रहे हैं, जात का नाम खुल के ले रहे हैं। जब वो मानसिक गुलामी है यार खुशबू, कि हम जो करेंगे तुम उसके पीछे मेरा सेवा करोगे। अरे तुम कल पिछवाड़ा पैंट पैर धुलवाते थे, आज तुम हमसे गुलामी करवा के मजदूरी करवा जाते हैं। वही लोग कह रहे हैं। अब एक बात बताइए ना कि क्यों जाते हैं? जातीय जनगणना नहीं जाएंगे। तो यहाँ मांगे ना अपना अधिकार। जब उनको बार बार कहा जा रहा, बिहार सरकार से मांगे, सरकार में जो रहे उससे मांगे। अगर बीजेपी रहे, जेडीयू रहे, कोई कहाँ बीजेपी देगी आपको? नहीं दे रहा है तो ये नहीं ले, कहाँ देगी आपको? बीजेपी आज तक अठन्नी दिया है देश को, ठीक है नहीं दिया, लेकिन अधिकार मांगना हमारा अधिकार। हम मांगे तो मांगा ही न जा रहा है जी। अधिकार कैसे मांगिएगा? कहाँ मांग रहे? तो जा रहे हैं, वो तो चले नहीं तो है अधिकार मांगने का तरीका। कैसे? अच्छा कैसे बदल जाएगा? ये नहीं रहेगा कि हमको कितना मेरे साथ आदमी है तो हम केकरा अधिकार मांगेंगे? कैसे बदलाव हो जाएगा? अगर ठीक है थोड़ा देर के लिए जातीय जनगणना हो जाता है तो ये आप हमको बताने, हाँ होगा ठीक है, होगा। कैसे बदलाव इसमें आ जाएगा, आप हमको वही देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ पे बात ये है ना कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जाति जनगणना होगा तो उनके अनफेवर में चला जाएगा बात, सवर्णों के और दलित और ओबीसी के फेवर में आ जाएगा, SC ST के फेवर में आ जाएगा, जबकि ये भ्रम है। हो सकता है कि SC ST और कोई ओबीसी का कोई जात निकल के जनरल में चला जाए और कोई जनरल वाली की स्थिति ये हो कि उसको अभी रिजर्वेशन का और उसको ओबीसी में डालने का जरूरत पड़ जाए। कौन जान रहा है? तो वो तो वर्णों का खेल है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे RSS पूरे देश के लिए हिंदुत्व का रक्षाधारी बनता है, पर उठा के देखिए कि RSS के पैनल में के गो है SC ST का बैठा हुआ, के गो है ओबीसी के सब ब्राह्मण है। काहे है? जब आप बात करते हैं RSS की कि हम देश चलाते हैं, देश को हिंदुत्व का रास्ता दिखाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, और सबसे ज्यादा आपके पीछे झंडा लेके चलने वाले, सबसे ज्यादा आपके पीछे श्री राम का नारा लगाने वाले और सबसे ज्यादा भगवा लहरा के आपका परचम ऊंचा करने वाले ओबीसी से हैं, SC ST से हैं, तो वहां पैनल में क्यों नहीं? तो यहाँ उस पैनल में बैठाने की लड़ाई है। उस मानसिकता को भी तो बदलने की जरूरत है। यार मानसिकता, जातीय जनगणना होने से मानसिकता कैसे बदलेगी ये हमको
ताकत में बहुत दम होता है, ताकत में, एकता में बल होता है, सुनी है ना? वही एकता की ताकत दिखानी इन लोगों को, क्योंकि जो 15 गो हैं वो अपने आप को यूनिटी में रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम 15 हैं, 16वां मेरा नहीं है। पर हम लोग नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो 85 हैं ना, उन 85 को ये नहीं पता है कि वो 85 एक हैं, वो 85 185 गो में बटे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है वो यूनाइट कर सकता है, और अगर नहीं करेगा तो कम से कम आप अपने में एक रहिएगा ना जी, कि ठीक है हमको दूसरा का जरूरत नहीं है, हम अपने 20 को हैं लेकिन हम अपना 20 गो में ठीक हैं। ठीक है, उनके अंदर जगाने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो ऐसे तो जातिवाद को लेकर हमेशा कहा जाता है कि बिहार में यादव जाति बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर यादव का दबदबा होता है। ऐसा सुनने को हमेशा मिलता है कि इस क्षेत्र में यादवों का दबदबा है, चाहे जहाँ राजपूत ज़्यादा है, बोलता है कि यहाँ राजपूत ज़्यादा है तो राजपूतों का दबदबा है। अब तक कुछ ऐसे कास्ट थे जिनके बारे में ऐसा बोला जाता था, लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद ये भी सवाल तो उठ सकता है कि लोगों को ये पता चल जाएगा हमारे क्षेत्र में इस जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं, तो कल को होकर वो जाति वाले हिंसा करने लगे और जातिवाद करने लगे, दबदबा बनाने की कोशिश करने लगे। क्या अभी नहीं हो रहा है ऐसा? अभी भी हो रहा है, लेकिन अब तो सब करेंगे ना, अब तो सब करेंगे ना। सब नहीं करेंगे ना, सब अभी कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे, लेकिन अब करेंगे ना, जब जान जाएंगे। नहीं कर रहे हैं तो जान रहे हैं ना लोग कि हमारे क्षेत्र में हमारा कितना है, जान रहे हैं? जनगणना होने के बाद जान जाएंगे। कैसे नहीं जान रहे हैं? कैसे नहीं जान रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को बोलिए तो कि मोतिहारी में जाके किसी जगह से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को जाके बोलिए ना, किसी और को नहीं, तेजस्वी यादव को जाके बोलिए ना। कहीं ना कहीं जाति हानि पहुंचा रहा है ना, जाति लोगों के दिमाग पे हावी हो रहा है ना। अभी नहीं है। मोबाइल वाला ये तो अपना मोबाइल लिए हम, इसमें देखिए ये जनतंत्र का खबर है। क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण कर रहे थे, आप ही पढ़ लीजिए माइक अपना दने लगा के। क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण कर रहे थे दलितों को तंग, पहुंची भीम आर्मी तो उल्टे पांव भागे। इसी का जनतंत्र का और एगो खबर है, पढ़िए। एक मिनट, टाइटल पढ़ लीजिए, नहीं क्या है नीचे। पुल पर बैठने के कारण मनुवादियों ने दलितों को पीटा, हुआ फरार और रेफर। कितना दिन पहले का खबर है? 7 दिन पहले का। कब का बदलाव की बात आप कर रही थी? कब का बदलाव का? यहाँ पे पता है, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब लोग लिखने लगेगा कि पुल पर बैठने के कारण राजपूतों को या मनुवादियों को मारने लगा, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण लिखा गया है, चाहे यहाँ पे आप यही ना कह रही हैं। आपका कहने का मतलब कि जैसे जनतंत्र में खबर चला है कि ब्राह्मण फरार हो गया, तो कल के डेट में यही ना होगा कि दलित मारेगा ब्राह्मण को। आपका कहने का मतलब यही है ना? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, बता रहे हैं, क्योंकि दलित जो है ना वो मानसिक रूप से उतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसको आपको फीलिंग से अडॉप्ट करके सोचना होगा। स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और उसको जब आप अधिकार देंगे ना, तो देखिए होता क्या है कि जब आप घर में 2 बच्चा है, ठीक है, 2 बच्चा में एगो को बहुत ज़्यादा प्यार पहले से मिल रहा है और एगो को आप बहुत कम प्यार देते हैं, लेकिन जब उसको 2-3 दिन प्यार देते हैं ना, तो वो जिसको पहले से आप प्यार दे रहे हैं उससे ज़्यादा वफादार आपका दूसरा बच्चा निकलेगा, जिसको आप तुरंत प्यार देंगे। मतलब जब ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, आदिवासी, अल्पसंख्यक को जब उनको हक आप दे दीजिएगा तो वो आपसे खुश हो जाएंगे मैडम, वो आपका विरोध नहीं करेंगे। और चूंकि सामने वाला भी एक तरह से जान रहा है कि अब उसको भी पता है कि उतना है, तो वो भी नहीं उंगली करेगा, काहे कि उसको भी पुल पे बैठे से दिक्कत नहीं होगा। अभी दिक्कत हो गया ना। ऐसा के वो दलित है जिसको अभी कोई ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत बैठ जाता है पुल पर तो उसको दिक्कत हो जाता है एक आध गो रेयर, एक आध गो खबर आपको मिलेगा कहीं दूर दराज यूट्यूब पे खोजिएगा तो, वरना यूट्यूब पे दलित डालिए, वो मेरा खबर नहीं है, वो ब्राह्मण हम नहीं लिखे हैं। हम ब्राह्मण इसलिए बोल रहे हैं, भूमिहार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जात है, अब जात अखबारों में छप गया है, सवर्णों में इन्हीं लोगों का नाम आता है, ठीक है। क्यों भाई? इसी का तो खंडन करना है ना खुशबू। यही बात आपने कह रही थी कि ब्राह्मण को पीटेगा। हाँ, मतलब वही लोगों को पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में हमारी जाति इतनी है, तो लोगों के अंदर ये भावना आ जाएगा कि हम भी लोगों पे हावी हो सकते। के गो दलित के यहाँ तलवार मिलेगा आपको? के गो दलित के यहाँ तलवार मिलेगा आपको? क्या कल अगर आप किसी दलित को अधिकार दे देती हैं तो क्या उसके घर में आप जाके 10 लाख रुपया दे दीजिएगा, उसका घर बनवा दीजिएगा? अरे मैडम, उसको जवान होने में, उसको जो मुसहरी देखी है, जहाँ मुसहर रहता है, मुसहरी का बच्चा लोग बिना कपड़ा का रहता है, ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, समझी। ब्याह किसी का होता है ना तो वो लोग स्कूल ड्रेस ब्लू का शर्टवा पैंटवा पहन के जाता है जो नीतीश कुमार से मिलता है। यार उसको जब आप अधिकार देंगी ना तो पहले अपने लिए रोजी रोटी का व्यवस्था करेगा, वो घर बनाएगा,
वो अपने बाल बच्चा को पढ़ाएगा, वो कहाँ आपके पुल के लिए उलझे रहेगा यार। क्योंकि अभी जब उसको मार के भगा रहे हैं तो कहाँ, वो जिसको मार के भगाया होगा कल ओकरे जाके खेत में दौनी करेगा, कल ओकरे खेत में जाके गेहूँ काटेगा, उसके पास ऑप्शन है कहाँ। ये तो ठीक है, जातीय जनगणना हो जाएगी, इससे गरीबी और शिक्षा कैसे मिट जाएगी, अब ये बता दीजिए। गरीबी और शिक्षा क्यों मिट जाएगी? मतलब शिक्षा से जो दूर है हमारा बिहार, आज भी शिक्षा में जो पीछे है वो कैसे नहीं हो रहा है। जाति जनगणना अधिकार देने के लिए हो रहा है, बात समझिए, ठीक है। आप भी मनुवादियों के जैसा सवाल नहीं कीजिए कि का हो जाएगा, लालू यादव चारा चुरा लिए थे तो का हुआ था, फिर हम कह देंगे जगन्नाथ मिश्रा भी चुराए थे। अधिकार तो आरक्षण से भी मिला था, फिर भी कम परसेंटेज लोग जा पा रहे हैं, कल को भी अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब इनके अंदर का जमीर जागेगा ही नहीं तो क्या फायदा वैसे अधिकार। आप एक बात बताइए, हर आईएएस का बेटा तो आईएएस नहीं बनता है, लेकिन उस आईएएस का तो दिल्ली इच्छा यही रहता है कि उसका बेटा आईएएस कम से कम बने, पढ़ाई लिखाई करवा दे, इतना कैपेबल करा दे। एक बाप का 5 बेटा है तब 5 सरकारी नौकरी तो नहीं ले लेता है। हमारे 3 गो बहन है, हमारे तीनों बहन सरकारी नौकरी कर रही है, लेकिन हम पत्रकारिता कर रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस रास्ते में लेके जाते हैं। अब सबको ज़बरदस्ती सरकारी नौकरी आप नहीं ना दिलाइएगा खुशबू जी। आप ही जिस समाज से आती हैं उस समाज में सब पत्रकार नहीं है ना। उस समाज की लड़कियाँ इतना बोल्ड होकर नहीं बोलती हैं, ये आप भी मानती हैं। जुबान लड़खड़ा जाए उनका 10 के सामने बोलने में, पर ऐसा तो नहीं है कि अब आज खुशबू जी मेरे सामने माइक ले आई तक कल जाके हम सब लड़की का हाथ पकड़ के खींचे लगेंगे ना, खुशबू रिपोर्टर बना, चल तुम भी चलो बनो, चलो कल पढ़ो MBA करो, करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। हम उनको अधिकार दे सकते हैं कि अगर उस कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे लिए सीट आरक्षित है, तुम पढ़ सकते हो, जो अभी उसके लिए सीट आरक्षित नहीं है। हम अधिकार दे सकते हैं, जाना नहीं जाना उसका काम। अधिकार भी मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, ऑलरेडी बिहार में जातिवाद पे वोटिंग होता है, ये बात से सारे लोग मतलब विज्ञ हैं कि पता है कि जातिवाद के वजह से राजनीति में फुल्ली जातिवाद होता है यहाँ पे। कल को लोगों को पता चल जाएगा, तो हर छोटे छोटे कस्बों में भी अगर वोट पड़ता है, मैक्सिमम जातिवाद के हिसाब, मैक्सिमम पूरा नहीं, मैक्सिमम जातिवाद पे वोटिंग होता है, ये मानते हैं। तो कल के डेट में ये भी तो होगा ना कि इससे ये होगा कि अब छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे पंचायतों में भी लोग जातिवाद पे वोट करेंगे कि भाई इस हमारे जाति का ज़्यादा लोग है, तो अगर हमारे जाति के लोग खड़ा होते हैं तो हम अपने जाति का बनाएंगे। उस समय फिर ये भूल जाएंगे लोग कि कौन अच्छा है जिसको देना चाहिए, कौन खराब है जिसको नहीं देना चाहिए, फिर जातिवाद पे ही सब खुलेआम वोट करेंगे। अगर बिहार और भारत की जनता इतनी प्रबल और इतनी समझदार हो जाए कि वो अपने समझ से वोट देने लगे जातियों से हट के, तो फिर ये सब आरक्षण का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर जातिवाद की मंशा बढ़ जाएगी ना। फिर सीधा बोल रहे हैं कि ना जातीय आरक्षण का जरूरत पड़ेगा, ना जातीय जनगणना का जरूरत पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर इतनी बौद्धिक शक्ति आ जाती है कि आप जाति से हट के अपने विकास को देख के वोट देने लगे, तो प्रबलता आपके अंदर आ जाएगी। पर हमारा बिहार उल्टा हो गया यार खुशबू। हमारा बिहार अब जय श्री राम के नाम से जाना जाता है। लेटेस्ट उदाहरण है नालंदा, 3 दिन तक झुलसते रह गया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, झुलसा ना। वही तो हम कह रहे हैं, तो जातिवाद धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, इसको कम करने का भी तो कोई जहर को काटता है, इतना बढ़ा दो कि खत्म हो जाए। जहर को काटता है, इतना बढ़ा दो कि खत्म हो जाए। हर किसी के अंदर जातिवाद झोंक दो। जब कल तक ब्राह्मण जो जैसे कि खबर चल रहा है ना, कि हम देखो बुरा लग जाएगा पर हम फिर सच्चाई बोल देते हैं कि तुम जो बोल रही थी ना कि दलित टाइटल चेंज हो जाए, एग्जैक्टली जिस दिन टाइटल चेंज हो गया उस दिन बिहार और भारत सुधर जाएगा। तो वो भी देख लेते हैं, सुधर जाएगा। वो भी देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि टाइटल बदले। हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे अगर खबर डालें ब्राह्मण और दलित तो बराबर खबर निकल के आए, वरना ना आए तो दोनों तरफ से आए, वरना नहीं आए, क्योंकि तब पक्षपात नहीं कहलाएगा। तब हम सवर्णों को टारगेट नहीं करेंगे, तब हम सवर्णों को भी अपना भाई मानेंगे। और अभी भी हैं, भाई हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है। तब हमारा विचार समानांतर विकास की ओर बढ़ेगा, पर अभी नहीं। अभी उसमें वक्त है। अभी जातीय जनगणना बिहार राज्य का ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को नीतीश जी पूरा कर रहे हैं। और नीतीश जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी नहीं कर रहे हैं। ये बात सबको भ्रम लग रहा है कि तेजस्वी कर रहे हैं। तेजस्वी कुछ ही कर लेंगे, 6 महीना तो साथ आए हैं। वो बेचारा क्या कर लेगा? वो तो अभी चाचा के सामने भतीजा बच्चा है, वो चाचा बहुत सीनियर है उनके, ठीक है। तो वो बहुत बड़का काम कर रहे हैं और बिहार को आभार मानना चाहिए। और रहा बात 500 करोड़ का, तो ये नीतीश कुमार जी ही हैं। लास्ट में एकदम इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, सुन लीजिए। ये नीतीश कुमार ही हैं जो बिहार में शराब बंद करके हर साल 4000 करोड़ का नुकसान सहने के बाद भी बिहार में लगातार विकास कर रहे हैं, और इस बात से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। तो जो नीतीश कुमार हर साल राजस्व से 4000 नुकसान सहने के बाद 4000 करोड़ का, समझिए आपके पटना में इतना पुल बना देते हैं कि आप फ्लाईओवर से एकदम उन्हें दीघा से आते हैं, उन्हें PMCH पहुंच जाते हैं, उन्हें PMCH से निकल के उन्हें हाजीपुर पहुंच जाते हैं, पटना हाजीपुर से आते हैं तो इन्हें 0 माइल से होकर इन्हें आते हैं।
सब नीतीश कुमार किए हैं। इस मुद्दे पे आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर एक और कंट्रोवर्सी छिड़ेगा। यहीं पे खत्म करते हैं जातीय जनगणना को। ये टॉपिक दूसरे बार होगा, ये टॉपिक दूसरे बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइव लॉन्ग का ऑलवेज वेलकम रहेगा, क्योंकि देखिए जब तर्क पे बात होता है तो जेन्युइन तरीके से सवाल जवाब करने में मजा आता है, ठीक है, तो ऑलवेज वेलकम है आपका। चलिए, तो हमारी कोशिश थी आपको ये बताने की कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, और हम आशा करते हैं कि हमारे इन सारे सवाल जवाबों से आपको भी कुछ हद तक जवाब जरूर मिल गया होगा। बाकी आप क्या राय रखते हैं उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा। वाकई जातीय जनगणना कितनी सही है और कितनी गलत है, अगर जिन लोगों को अभी भी इसके बावजूद भी कन्फ्यूजन है तो हो जाने दीजिए, उसके बाद उसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा। बाकी देखते रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़, और बगल में बैठे हुए हैं एक्सपोज मीडिया के विकास राज। और लाइव लॉन्ग को आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इकलौती लड़की फील्ड में ऐसी मिलती है खुशबू लाइव लॉन्ग से, जो प्रखरता से, चाहे भोजपुरी सेगमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे किसी और भी मसले पे बात हो, और सबसे ज़रूरी कि इकलौती लड़की जो पटना से तमिलनाडु चल के गई थी भाई सच दिखाने। तुम लोग नहीं देखे, तुम्हारी गलती। क्यों नहीं देखे? क्योंकि लाइक फॉलो सब्सक्राइब करके नहीं रखे होगे, क्योंकि तुम लोग को लगता है कि चिल्ला देने से ही सच है, बड़ा शालीनता से अपनी बात रखती है। तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये वो लड़की जो तमिलनाडु जाके सच दिखाई है, आगे भी ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं भी जा सकती है। और ये मेरे जाने के 2 दिन बाद गई थी, मतलब जब मेरा वीडियो पब्लिश हो गया था तब ये यहाँ से निकली थी। इसको व्यूज़ का खेल नहीं पसंद है, इसीलिए इसको पता था कि विकास जी का न्यूज़ आ गया, इसके बाद भी गई, क्योंकि इसको सच देखना था, तमिलनाडु के अपने लोगों को देखना था, तो ये देखने गई। और इसके लिए इसको सैल्यूट है, और दावा के साथ कह रहे हैं कि अगर ऐसे पत्रकार हमारे समाज में रहेंगे तो समाज का उत्थान ही होगा। इसलिए ज़रूर ऐसे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देखते रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।